जी शशांक भाई, तो ये तो एक निरंतर हम चर्चा इसमें करते रहे हैं कि इस देश में हिंदी के लिए दो दबाना पड़ता है। वो और न्यायालयों में हिंदी में जो है वो बहस नहीं होती है। तो ये एक इतने लंबे दीर्घ काल से चलने वाली कुछ व्याधियां हैं, जिनका समाधान कब होगा कब नहीं होगा, ये अभी भी पूरी तरह से सामने आ नहीं रहा है, उसका कोई मार्ग दिख नहीं रहा है। लेकिन आप अब देखिए ना, इसी नहीं, एक जैसे न्यायालय पे बात आई तो न्यायालय लिखना लोगों ने बंद कर दिया। आप या तो अदालत देखेंगे या कोर्ट देखेंगे, न्यायालय कोर्ट, लिखते ही हम्म, नहीं। न्यायालय तो लिखते हम्म। नहीं। सही बताया आपने कि मतलब इस तरह से कुछ शब्द ठूंस दिए गए हैं जो कि आम मतलब बोलचाल का उनको इस तरह से मढ़ दिया गया है कि आपको वो ही बोलना पड़ेगा, वो बोलचाल की भाषा जैसी भी वो बोलते हैं। तो अब इससे हम थोड़ा-सा विषय बदलते हैं कि भारत के बिल्कुल ही पड़ोस में नेपाल में, जिस नेपाल से तो भारत का गर्भनाल का संबंध है, तो वहाँ पे एक उत्पात हुआ है, वहाँ की संसद को जला दिया गया, न्यायालय को जला दिया गया और कहते हैं कि जेन जी यानी कि 17, 18, 20 साल के लड़के, उन्होंने कुछ बहुत ही ज़्यादा अकल आ गई है। तो इसके बारे में आपके तो बिल्कुल पड़ोस में है, वहाँ से बहुत सारी बातें आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तो आप ये मुख्य बात तो इसमें ये है कि जो एक बकवास, इस मतलब ये समझो कि एक भ्रांति जो देश में फैलाई जा रही है कि भई एक शांतिपूर्ण तरीके से, एक प्रजातांत्रिक तरीके से जो नेपोकिड्स यानी कि परिवारवादियों और उनके परिवारवादियों के जो बच्चे थे, उनकी सरकारों को तो 2014 में ही बाहर निकाल दिया गया। ये बाकी जो चाहे पाकिस्तान हो, उसको तो डेमोक्रेसी मानने की ज़रूरत ही नहीं है। और मतलब उसके बाद में लंका आया, तो लंका भी क्वासी डेमोक्रेसी था, वहाँ भी परिवारवाद पूरी तरह से जमा हुआ था। बांग्लादेश की तो एक विचित्र, एक अलग तरह की स्थिति है। यहाँ पे मतलब मुजीब को हमने ही कितना महिमा मंडित किया, लेकिन वो तो आप समझिए कि सोहरावर्दी के साथ में हिंदुओं के कत्ल में, हिंदुओं के जो है नरसंहार में वो आदमी मतलब सम्मिलित था। अब ये सामने वहां पे उस जगह कॉमरेड स्वर्गीय ज्योति बसु भी बैठे थे। तो ये तो सामने आ रही है, लेकिन ये जो नेपाल में जो हो रहा है, जो एक तरह से चीन की गोद में बैठी हुई थी सरकार, एक तरह से चीन की जो है ना वो ही सरकार, उन्हीं उन्हीं की जो है वो शक्ति थी वहां पे, उन्हीं का तंत्र चल रहा था। और वो तंत्र ने इतना भ्रष्टाचार किया, इतना भ्रष्टाचार किया कि भाई 17 बार तो सरकारें बदल गई। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे देश में बहुत सारे जो नेपोकिड और जो परिवारवादी संस्थान हैं, जो दंडित चाराचोर सुशोभित समूह हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये देश में यहाँ भी हो जाएगा। अगर होगा तो पिटाई और दौड़ाई किसकी होगी, ये बताइए आप। पहली बात तो इनमें कोई शक्ति है नहीं, कुछ भी बोले उससे कुछ नहीं होना है। भारत एक बड़ा राष्ट्र है। ये सब जो क्रांति आप देखे होंगे ना छोटे छोटे राष्ट्रों में हुई, और भारत में राष्ट्रवादी शक्तियां बहुत प्रबल हैं। और एक बात और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये जिन राष्ट्रों में ये हुआ ना, वहाँ सेना का अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष समर्थन था इन समूहों को। तो वो जी, ये लोग मुखौटा थे, पीछे से सोना सेना काम कर रही थी। और देखिए हर जगह इनकी चल रही है। अच्छा, भारत में क्रांति तो ये क्या करेंगे, देश की जनता ने इनकी क्रांति कर दी है, तो ये कुछ कर नहीं सकते। कुछ भी मना ले, और इस तरह की कामना करना तो एक द्रोह है। अगर आप बोलते हैं कि राष्ट्र में नेपाल के जैसे क्रांति हो जाए, बांग्लादेश के जैसे क्रांति हो जाए, तो यही तो नक्सलिज्म है, जिसको अर्बन नक्सलिज्म कहते हैं या नागरिक नक्सलवादी आप कह सकते हैं। तो नगर ये नक्सल। लोग, हाँ, नगर नक्सल, तो ये लोग ऐसा सोचते रहते हैं क्योंकि वामपंथ का मूल ही यही है कि दूसरे की संपत्ति कैसे हथिया लो, अपने कुछ करो मत। और यही धारा पे ये चलता है। अरे भाई, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को आपकी विचारधारा अच्छी लग रही, तो आपको चुनाव में वोट मिलेगा, आप जीत जाना, किसने रोका आपको? जीतते भी आप विभिन्न राज्यों में। लेकिन आप अच्छा काम नहीं करोगे, देश की जनता आपके विचार से, आपके विषयों से संतुष्ट नहीं होगी, तो आपको क्यों वोट देगी?
लेकिन नेपाल क्रांति तो और भी आनंददायक है। यहाँ पे उल्टा हो गया। क्रांति के नाम पे जो वामपंथी सोचते थे कि वामपंथ की बातें आ जाएंगी और ऐसा हो जाएगा वैसा, यहाँ तो उल्टा हो गया। अब वहाँ जो प्रधानमंत्री बनी है वो कहती है कि मैं तो मोदी की बड़ी प्रशंसक हूँ। नेपाल की जनता कह रही है कि हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। तो यहाँ हाँ, तो उल्टी क्रांति हो गई है। ये जो हम्म, माओवादी या कम्युनिस्टों को मार के भगा दिया और हम्म। राष्ट्रवादी या हिंदूवादी शक्तियां वहां पे प्रबल हो गई। तो अगर ये नेपाल जैसी क्रांति भारत में चाहते हैं तो समझ ले ये अपने बारे में क्या करना चाहते हैं। तो ये मतलब तो हाँ तो माधव। परिवारवादियों को और निरंतर जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए जो परिवार हैं और तंत्र हैं, उन्हीं को तो दौड़ाया गया वहां पे, और हाँ उनका रंग भी वामपंथी और चीनी था। तो इसके बारे में तो ये बात नहीं कर रहे, लेकिन एक और जो इसमें एक दृष्टिकोण है, यहाँ की बहुत सारे लोग जो कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी से यानी कि खुफिया तंत्र से आते हैं, जो कि नज़र रखते हैं एक दूसरे पे, मतलब इंटेलिजेंस के लोग हैं। उनका ये कहना है कि काठमांडू या कि नेपाल बहुत लंबे समय से आईएसआई का एक केंद्र रहा है, जहाँ से भारत विरोधी गतिविधियां एक दशकों से चलती रही हैं, और चीन के समर्थित सरकार गई है। तो उसमें जो एक इस सारी उथल-पुथल को सामने लाने में जो मुख्य पात्र हैं, वो एक बड़ी ही एक विचित्र बात है कि वो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, और उसका ज़रिया, उसका मतलब उनका सहायक या उनका घोड़ा बना है आईएसआई और पाकिस्तान। क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर में जिस तरह की दुष्टता करने का प्रयास किया गया था, ये या तो वामपंथी कर सकते हैं या आईएसआई वाले कर सकते हैं, कोई तीसरा तो कर नहीं सकता। हाँ तो एक वर्ग वैसा हो सकता है, लेकिन जब हुँ, मोटे तौर पे प्रधानमंत्री बनी है वो हुँ, मोटे तौर पे मोदी की ही समर्थक सी मानी जा रही है या उन्होंने इस तरह के बयान भी दिए। जी, तो उसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि षड्यंत्र में तो लगे होंगे वो लोग, लेकिन हुँ, उनको सफलता मिली नहीं। अगर ऐसा होता तो उनके पक्ष का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता अंतरिम। लेकिन अभी जो जी, बनी है वो तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ी हैं, महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं और उन्होंने साफ-साफ कहा है कि मैं मोदी की प्रशंसक हूँ। तो जी, लगता है कि प्रयास उन्होंने किया होगा, चीन को भगाने के लिए अमेरिका ने किया। कुछ लोग तो कहते हैं कि इसमें भारत का रॉ का भी हाथ है, कहते हैं। क्या हुँ, सत्य है मैं नहीं कह सकता। लेकिन तब है कि अगर भारत का पक्ष का कोई व्यक्ति वहाँ सत्ता में बैठता है तो भारत के लिए तो अच्छी बात है। हाँ, क्रांति का जो भरम है वो अच्छा टूटा है इस बार। क्रांति का अर्थ है अब दो जो ये लगाते थे वामपंथी, अब इसका एक दूसरा अर्थ भी लगाया जाएगा कि क्रांति इन वामपंथियों को भगाने के लिए भी होती है। तो इस अर्थ से भी घटनाक्रम को हम लोग ले सकते हैं। और मैं कई बार बोल चुका हम लोग बात कर चुके हैं कि मोदी सरकार बड़ी सजग और बुद्धिमान सरकार है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। तो जी, वो इसी घटनाक्रम में कोई भी हुँ, गलत बात होने दे नहीं सकती। हुँ। तो ये बात है। तो अब जो नेपाल की परिस्थिति बनी है और जिस तरह की जनता भी वहाँ पे गलियों में, सड़कों पे कह रही है, लेकिन एक 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 कंट्रडिक्शन, एक एक विद्रूपता इसमें ये देखने को आ रही है कि वो जो जो भी उत्पाती थे, उनके कोई भी उत्पात को उनको जो है वो चढ़ाने वाले लोग होंगे, जिन्होंने संसद को स्वाहा कर दिया, जिन्होंने जो है वो वहाँ की जो है वो न्यायालय को जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को स्वाहा कर दिया। लेकिन अंत में वो गए किसके पास? एक जो भूतपूर्व न्यायाधीश को ही उनको जो है ना वो मतलब अंतरिम प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। तो ये एक कंट्राडिक्शन भी सामने आ रहा है कि ये जो उत्पाती शक्तियाँ हैं, ये उत्पाती शक्तियाँ कोई भी सामंजस्य या कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन या कि प्रबंधन उनके ध्यान में नहीं। अब 18-20 साल के लड़के
ठीक है कि कोई क्रिएटिविटी करेंगे, लेकिन जिस तरह का सोशल मीडिया का एक जो नेगेटिव जो भीड़ तंत्र है, ये जो तंत्र है, इसका भीड़ तंत्र है और उसको नियोजित भी किया जा रहा है, जैसा आप और हम समझ रहे हैं। तो ये भी एक कंट्राडिक्शन है कि आपने उसको सर्वोच्च न्यायालय के तो स्वाहा कर दिया, संसद को स्वाहा कर दिया, लेकिन आप अंत में जो है वो आंतरिक प्रधानमंत्री एक भूतपूर्व न्यायाधीश को ही ला पाए। हाँ, तो इसके बारे यही, में हाँ, यही एक अच्छी बात रही, क्योंकि हुँ, अगर ये उपद्रव चलता रहता और शक्तियाँ उपद्रवी शक्तियों के हाथ में रहती तो फिर कठिनाई हो सकती थी। लेकिन हुँ, लगता है कि एक बार उनको छूट दी गई, सेना के द्वारा या अन्य प्रभावी शक्तियों के द्वारा, और उसके बाद जब अ, समय आया कि नियंत्रण किसको देना है, तो एक भारत समर्थक महिला को प्रधानमंत्री बनाया गया या बनी। तो ये कुल मिला के लगता है कि जब शक्ति अपने हाथ में लेने की बात आई थी, अराजकता तो अलग है, लेकिन जब राष्ट्र की शक्ति हाथ में लेने की बात आई, तो भारत के ही एक समर्थक को ज़िम्मेवारी मिली। तो इस दृष्टिकोण से हम इसको अच्छा समझ सकते हैं। देखिए, ये जितने भी तरह के आंदोलन हो रहे हैं, ये तभी सफल हो सकते हैं ना, जब सेना उनका साथ दे। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि सेना साथ नहीं दे और अ, आप कोई भी सत्ता परिवर्तन कर सके। इस तरह के हिंसक भीड़ के द्वारा या उपद्रव के द्वारा, क्योंकि अ, सबसे शक्तिशाली किसी भी राष्ट्र में सेना या पुलिस होती है, और जैसे भारत में भी कुछ आंदोलन चले थे, तो आपने देखा उनसे कुछ हुआ नहीं। थोड़े बहुत उन लोग अराजकता कर पाए, लेकिन और कुछ नहीं कर पाए। तो हमें इसी दृष्टिकोण से सब कुछ को लेना होगा। भारत में तो मेरे को कोई चिंता नहीं लगती, यहाँ तो राष्ट्रवादियों का एक बड़ा समूह है, सक्रिय, शक्तिशाली है। तो यहाँ तो कोई अगर किसी तरह की कोई अनुचित बात करने का प्रयास करेगा, तो हुँ, हुँ। उसकी पूरी ठुकाई होगी। तो ये एक और भी बात सामने आ रही है, जो कि जो जासूस लोग हैं और जो कि खुफिया तंत्र है, इंटेलिजेंस कम्युनिटी के लोग हैं, कि जितने भी 18-20 कुछ जो जो छात्र और जो युवा मारे गए हैं, उनको जो गोलियां लगी हैं वो वहां की सेना के पास नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण बात 1-2 दिन में सामने आई है, जो कि मतलब वहां तक जाकर के उसको देख रहे हैं और उनके पास रिपोर्ट है। इसका मतलब ये है कि ये इन युवाओं की मरने के कारण ही, मतलब एक उत्पात एक चरम सीमा तक पहुंचाया गया कि उसमें 18-20 लोग 22-23 लोग शायद युवा जो है, उनकी मृत्यु हुई। और उसको उपयोग, मतलब उसको सामने रख कर के और ये इस तरह के कृत्य किए गए कि संसद को जला दिया गया। और उसको उसके बाद में फिर वो लोग उसको सही भी ठहरा रहे थे कि इतने बच्चों को मार दिया तो ये तो होगा, ये तो मतलब बहुत ही स्वाभाविक एक प्रतिक्रिया है। लेकिन ये जो इंटेलिजेंस वाले लोग हैं, जो कि बोल रहे हैं कि वो गोलियाँ वहाँ के सेना के पास है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि एक षड्यंत्र जिसमें आईएसआई का रोल भी हो सकता है और दूसरी बाहरी शक्तियों का रोल भी हो सकता है, वो एक तरह से एक्सपोज़ हो रहा है और वो सामने आएगा, तो और भी सारी चीज़ें सामने आएँगी। तो आगे निकट भविष्य में आप किस तरह से देखते हैं कि ये नेपाल की जो उथल-पुथल है, उसका वहाँ पे नेपाल के लिए और भारत के लिए क्या प्रभाव रहने वाला नेपाल में जो जनसंख्या है ना, उसमें है? अधिक आईएसआई के समर्थक लोगों की संख्या अधिक नहीं हो सकती। तो वहाँ जी। पे वो कोई पिट्ठू को बना सकते थे। लेकिन हुँ, जापान में ना हिंदुत्व के प्रति एक भाव है। जैसे अभी हुँ। एक वहाँ के राजकुमार थे, तो उनका भी चित्र आया था कि उनको फिर पुनः राजतंत्र की ओर जाने की बात हो रही है। हाँ, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। हाँ, लेकिन तो ये हो सकता है माधव जी कि जो आईएसआई या अमेरिकी शक्तियाँ हैं, उन्होंने नेपाल में उपद्रव फैलाया होगा इस आशा के साथ कि शक्ति उनके हाथों में आ जाएगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। जो गोलियाँ मारी गई, हो सकता है उनका षड्यंत्र हो, और हो हुँ, गई, क्योंकि अगर सेना ने वैसी गोली नहीं है,
तो फिर तो उनको मारने के पीछे कोई षड्यंत्र ही होगा। तो धीरे-धीरे षड्यंत्र भी सामने आएगा, लेकिन नेपाल में हिंदू भाव है, कभी हिंदू राष्ट्र रहा है, तो वहाँ पे ये बांग्लादेश जैसा कोई खेल नहीं कर पाएँगे। हाँ, आप ये कह रहे थे कि ये सब सुनियोजित षड्यंत्र होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। देखिए, अब बांग्लादेश में भी ये बात आई ना, वो वहाँ का कौन निकम्मा दुष्ट प्रधानमंत्री है या क्या है, यूनुस, हाँ। उसने बोला ना कि अमेरिका में जाके कि ये सब सुनियोजित था, एक दिन में नहीं हुआ था, इसकी योजना काफ़ी समय से बन रही थी। तो इसमें उनके कुछ एजेंट कुछ भड़काते हैं और जन समुदाय या जो जनसाधारण होता है वो इनके प्रवाह में आ जाता है। तो इस तरह की घटनाएँ होती हैं। हालाँकि इस तरह की घटनाओं का समर्थन इसलिए नहीं किया जा सकता कि अगर आपको किसी की सत्ता अच्छी नहीं लग रही और आप लोकतांत्रिक राष्ट्र के नागरिक हो, तो उनको लोकतांत्रिक तरीके से हटाओ। लेकिन चलिए हम यही कह सकते हैं कि नेपाल में जो अभी परिवर्तन हुआ, चूँकि ये कहा जा रहा था कि नेपाल चीन के गोद में चला गया था, तो अभी जो परिवर्तन हुआ हो सकता है भारत के प्रति नेपाल का झुकाव फिर से बढ़े और भारत और नेपाल फिर एक अच्छे सहयोगी के रूप में उभरे। क्योंकि अगर ये सत्ता किसी कम्युनिस्ट के पास रह जाती या कोई उनके तरफ का व्यक्ति बनता प्रधान, तो चिंता की बात हो सकती थी। अभी तो लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन ठीक हुआ, घटनाओं को मैं ठीक नहीं कहता, लेकिन सत्ता परिवर्तन तो लगता है भारत के हित में ही है। आदर्श। जी, ये जो उथल-पुथल है, ये जो भी उनका कोई भी ध्येय रहा हो षड्यंत्रकारियों का और षड्यंत्र का, लेकिन वो किसी भी मार्ग से निकलते हुए यहाँ पहुँच गई कि जो भारत के लिए अधिक चिंताजनक बात नहीं है। निश्चय नेपाल के लिए तो बहुत ही बड़ी उथल-पुथल है कि उनका एक ऐतिहासिक महत्व के जो जो प्रजातंत्र के या भी सरकार के, मतलब जो शासन तंत्र के जो एक मुख्य अंग और स्थापन होते हैं, उनको उन्होंने पूरी तरह से स्वाह कर दिया, नष्ट कर दिया। लेकिन फिर भी जो है वो एक सेंट्रिस्ट या कि समझिए कि समझदार लोगों को ही सामने लाया गया। और वहाँ पे ये जो जेनजी-वेनजी की जो फालतू की बात है कि उनमें कौन-सी बहुत बड़ी ज्ञान आ चुका है। वो कोई ज्ञान हो तो उत्पात में और जो है जलाने में ही उनका रहा है, और इसमें निश्चय ही ये पाकिस्तान की आईएसआई का कोई न कोई और चीन की एजेंसी पर और दूसरे भी जो चाह रहे हैं, कहते हैं कि $600 मिलियन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमेरिका के विभिन्न संस्थानों द्वारा किया गया है। एक बहुत ही विचित्र और ये मतलब ये सोचने वाली बात है कि देश का एक बहुत दुनिया का, विश्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजातांत्रिक जो राष्ट्र है, वो अपने निहित और क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए किस तरह से छोटे देशों में या बड़े के देशों में वो इस तरह के उत्पात कराने के लगातार प्रयत्न करता जा रहा है। 60 या 70 से अधिक इस तरह के उदाहरण सामने आ चुके हैं। तो ये तो हुई नेपाल की बात, और पहले हमने की कि हिंदी के लिए 2 दवाएँ, वो भी एक हिंदी की स्थिति को जो है वो सामने उसको उस दृष्टि को जिस तरह से समाज या तंत्र देखता है उसको। तो अब